एक एक ऐसा समय था इस देश में जब ओपोनेंट्स जो थे, जो सरकार थी या विपक्ष था, वो साथ मिलकर देश के लिए काम करता था। जब जब देश पे बड़ी आपदा आई, कोई प्रॉब्लम आई, साथ मिलकर काम किया। आप वो समय भी आपको याद होगा जब इस देश में देश के प्रधानमंत्री ने उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बड़े बड़े ऑपोजिशन के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में थे, उन्हें उस समय की कांग्रेस सरकार ने देश का पक्ष रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस भेजा। वो भी एक प्रकार की बेहतरीन एग्जाम्पल था इस देश के लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। आज कहीं ना कहीं वो एक आप कहें दोस्ती या एक साथ मिलके काम करने की जो एक स्पिरिट थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, जो अच्छा नहीं है। बिकॉज बहुत एक्रिमनी हो गई है, बड़ा रिश्तों में बहुत ही आप कहें दरार आ गई है, जो कि ठीक नहीं है इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। सरकार और विपक्ष का संवाद हमेशा होना चाहिए। सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या हमारी पंजाब की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। विपक्ष से संवाद करके ही सरकार चलती है। विपक्ष ही तो देश के या स्टेट के लोगों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप विपक्ष को विक्टिमाइज करेंगे, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें जेल में डालेंगे, उन पर फर्जी मुकदमे करेंगे, उन्हें सस्पेंड करेंगे, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो रिश्ता है उसमें जहर घुलता जाएगा, एक्रिमनी की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो फिर शायद ही कभी ठीक हो। भाई आज मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, उस लोगों को पकड़ के जेल में डाल रही है, लोगों पे हमले कर रही है, विपक्ष के लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ है। कल को मान लीजिए विपक्षी किसी पार्टी की सरकार बन जाए, हो सकता है वो फिर बीजेपी की जो उस समय की पॉलिटिकल पार्टी होगी उससे बदले ले, उसके साथ ऐसा करे। तो एक व्यवस्था खराब हो गई है कि फ्रिवलियस केसेस बनाकर लोगों को जेल में डालने की जो एक प्रथा है, विच इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। अगर साथ मिलके काम करें, देश के भविष्य के लिए काम करें तो अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर किसी नेता ने कोई अपराध किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है या कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, तो द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। बट आप देखिए ना इस देश में क्या व्यवस्था बन गई है। अब सीबीआई की अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई, इसमें पता लगा दैट 95% ऑफ द टोटल केसेस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई आर अगेंस्ट द ऑपोजिशन मेंबर्स। तो ये कैसे होता है कि इस देश के सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्ट लोग बैठे हैं, सरकार में कोई भ्रष्ट नहीं है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, उसने बताया कि कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ, फ्लाईओवर बनाने से लेकर राशन तक के हर जिस जगह हाथ डालिए वहाँ घोटाला है। आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 2014 से लेकर 2023 तक हजारों केस उन लोगों ने दर्ज करे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ। कन्विक्शन रेट कितना है? 0.05%, यानी कि हर 100 केसेस पे 0.05 लोगों का कन्विक्शन होता है। यानी कि जब वो केस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में आता है, कोर्ट उसे खारिज कर देता है कि भाई ना सबूत है, ना कोई दस्तावेज है, ना घोटाला है। तो अगर आप सीबीआई और ईडी को वेपनाइज कर कर विपक्ष के लोगों पर छोड़ोगे, वो गलत चीज़ है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है, उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए, उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में बैठे, मैं यहीं के नेताओं के एग्जाम्पल देता हूँ। कई बड़े नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये तो सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं, कहते थे ये इनको इनकी जगह जेल में है और ये जिंदगी भर चक्की पीसेंगे। वो इनकी पार्टी में आ गए अपनी पार्टी छोड़कर, तो उन्हें बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र के एक और बड़े नेता थे नारायण राणे, आप नाम सुना होगा, बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी वो साफ हो गए। वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं, शारदा चिटफंड घोटाले में मुख्य आरोपी कहे जाते थे, उन शख्स को जैसे ही उन लोगों ने, उस शख्स ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी, वो साफ हो गए, उन पे मुकदमे सारे रोक। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जो सारे ईडी सीबीआई के सारे पाप धो देती है और जो विपक्ष में होता है उसे पकड़ के जेल में डालती है? पंजाब सरकार में अभी आज से कुछ ही दिन पहले हमारे पंजाब के गवर्नर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम पंजाब में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, सरकार को बर्खास्त कर देंगे। पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार है हमारे पास, 117 विधायकों में से 92 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं।
लेकिन आए दिन बीजेपी के लोग हमें धमकी देते हैं कि तुम्हारी सरकार ही खत्म कर देंगे, सरकार निरस्त कर देंगे। तो काम देखिए कि जब इलेक्शंस हों, जम के लड़ाई लड़िए राजनीति के मैदान में, दो हाथ करिए, फिर जनता जो वोट दे दे उस वोट की ताकत का सम्मान करते हुए सरकारों को चलने दें। हम इस देश के अंदर एक चलन देख रहे हैं विच इज नॉट गुड, एंड आई डोंट से दिस बिकॉज आई एम एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस, लेकिन एक चलन देख रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार बन गई वहां तो उसे शांति से चलने दिया जाता है, खूब रिसोर्सेज भी देता है सेंटर, काम करने की आज़ादी भी देता है। वहां कुछ गलत भी हो रहा है तो सारे जो वॉच डॉग्स हैं, CAG हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, वो भी आंखें फेर लेती हैं। लेकिन जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनके रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं, वहाँ गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के माध्यम से सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जाता है। उन सरकारों में ऑफिसर्स को मोटिवेट कर कर, इंसेंटिवाइज कर कर या डरा कर धमका कर सरकार के निर्णय लागू करने से रोका जाता है। और सबसे बड़ी बात, सरकार को गिराया जाता है। MLAs खरीद कर सरकारें गिरा देते हैं। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं जहाँ पॉडकास्ट हो रहा है, वहाँ एक MVA की सरकार चल रही थी। आपने एक पार्टी को तोड़कर, उसके विधायक छीन कर दूसरी पार्टी में शामिल कर कर बीजेपी की सरकार बना दी। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है MPs और MLAs की, ये कोई चाणक्य नीति नहीं है। इसको हमें बहुत ग्लोरीफाई कर कर नहीं दिखाना चाहिए कि वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, सरकार तोड़ दी। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी लेकिन एक चाणक्य आया, उसने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया और उससे सरकार नॉन बीजेपी सरकार से बीजेपी सरकार बन गई। इसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, इसकी बुराई होनी चाहिए कि लोगों ने 5 साल के लिए एक सरकार चुनी, उस सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर 5 साल बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो लोग अपने आप उस सरकार को तोड़ देंगे, दूसरी पार्टी की सरकार को चुन लेंगे। तो ये जो इस देश में देखा जा रहा है ये ठीक नहीं है। यही मेरा मैसेज होगा। अब बेसिकली फेयर कंपटीशन को हाईलाइट कर रहा हूँ। फेयर कंपटीशन के साथ साथ ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि योर एनिमिटी एंड दिस क्वेस्ट फॉर पावर शुड स्टॉप एट द इलेक्शन। इलेक्शन जब समाप्त हो जाए, सारी चीजें समाप्त हो जानी चाहिए, फिर 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा, फिर लड़ाई लड़ेंगे। पर जो ये कह रहे हो कि एनिमिटी गोज ऑन आफ्टर इलेक्शंस, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्यों? आपको क्या लगता है वन लेयर डीप ऑन अ ह्यूमन लेवल क्या है? इट्स कंपटीशन, इट्स फियर ऑफ कंपटीशन, फियर ऑफ ग्रोथ। नॉट, आई मीन आई थिंक ये तो सत्ता का नशा है। जिसके पास जितनी सत्ता है वो और सत्ता चाहता है कि और, जैसे बीजेपी की आज कई राज्यों में सरकार है, सेंटर में सरकार है, वो चाहते हैं और राज्यों की सरकारें भी हमारी हों। कहीं नॉन बीजेपी गवर्नमेंट लोगों ने चुन ली, उस सरकार को गिराकर वहां पर भी बीजेपी का झंडा बुलंद हो। तो उनकी एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है। वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इज एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन वोटर। वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। लिजिट वेज के जरिए आप सरकार बनाए, इलेक्शन में लड़िए, इलेक्शन में आपको वोट दे देती है जनता, आपसे इंप्रेस होकर आप सरकार बनाइए, चलाइए। लेकिन अगर लोगों ने नॉन बीजेपी सरकार चुनी है, उसे चलने दीजिए।